हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथागोरस का संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इनका गणित में क्या योगदान रहा है उनका योगदान भी जानेंगे। पाइथागोरस यानी इनका जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सामोस नामक द्वीप में 850 ईसा पूर्व हुआ था। यानी 850 ईसा पूर्व जो हमारी ईसवी शताब्दी है उससे 580 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके माता पिता तैरियन वंश के थे। यानी पाइथागोरस के जो माता पिता थे वो कहाँ के थे? तैरियन वंश के थे। इनके गुरु का नाम बेल्स था। यानी इनके गुरु मिलेट्स निवासी थेल्स इतिहास प्रसिद्ध ग्रीस के 7 विद्वानों में से एक थे। अपने गुरु के आदेश से पाइथागोरस ने मिस्र में अनेक जीवन यानी अपने जीवन का आरंभिक काल बिताया और यहाँ लगभग 22 वर्ष रहकर उन्होंने विभिन्न विज्ञानों का गहन अध्ययन किया। यानी जो पाइथागोरस थे उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना और उनके आदेश से मिस्र में देश में जीवन का आरंभिक काल व्यतीत किया। वह लगभग 22 वर्ष वहाँ रहे थे और उन्होंने जो विज्ञान था उसकी बहुत सारी जानकारी ग्रहण की और गणित का गहन अध्ययन भी किया था। इसके बाद लगभग 12 वर्ष बाद इराक और भारत की यात्रा में व्यतीत करके पाइथागोरस स्वदेश लौट गए। यानी 22 वर्ष तक वहाँ रहे थे, कहाँ? मिस्र में। और वहाँ रहने के बाद ये 12 वर्ष तक इराक, ईरान और भारत आदि देशों में भ्रमण करते रहे, क्योंकि भ्रमण करने से ही क्या है? आदमी की ज्ञान की वृद्धि होती है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो राहुल सांकृत्यायन की है उससे यही सिद्ध हुआ है। 50 वर्ष तक की अवस्था में स्वदेश लौटे। यानी जब वो 50 वर्ष के हो गए थे तब वो कहाँ अपने स्वदेश लौटे थे। वे सामोस में नहीं रह पाए, यानी परंतु सामोस में भी वे अधिक न रह सके और इटली की क्रोटोना नामक नगर में बस गए। यानी जो पाइथागोरस थे वह 50 वर्ष बाद सामोस में लौटे थे और सामोस में भी वे ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। उसके बाद वे इटली के क्रोटोना नामक नगर में बस गए थे। वहाँ वे एक मिलो नामक व्यक्ति के अतिथि बने। यानी मिलो नामक व्यक्ति था, उसके वहाँ अतिथि बने थे और लगभग कर लिया। यानी पाइथागोरस थे वह इधर उधर घूमे, अध्ययन किया। जब वो 60 वर्ष के हो गए थे और जिसके यहाँ वे मिलो नामक व्यक्ति के यहाँ अतिथि बने थे उसकी एक सुंदर कन्या थी। तरुण और सुंदर कन्या थियोना से इन्होंने विवाह कर लिया था। कहा जाता है कि थियोना ने अपने पति के जीवन चरित्र पर एक पुस्तक भी लिखी है जो आज अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं है। क्रोटोना में बस जाने के बाद पाइथागोरस ने गणित और दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देना प्रारंभ किया। यानी जो पाइथागोरस थे इन्होंने क्रोटोना में जाके बस गए थे और गणित और दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। सभी वर्गों के लोग इनके विद्वतापूर्ण भाषण सुनने आते थे। यानी सभी लोग इनके भाषण सुनने के लिए आते थे। वहाँ वैधानिक रूप से सार्वजनिक भाषणों में स्त्रियों के आने पर रोक थी।
यानी इनके जो भाषण होते थे उस भाषण को सुनने जाने के लिए वैधानिक रूप से स्त्रियों पर आने पर रोक थी, लेकिन फिर भी स्त्रियां इस नियम का उल्लंघन कर काफ़ी संख्या में इनका भाषण सुनने आया करती थीं। इनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि नियमित रूप से भाषण सुनने वालों ने अपना एक स्वतंत्र संगठन तैयार कर लिया। यानी इन्होंने एक अपना स्वतंत्र संगठन तैयार कर लिया। वही संगठन पाइथागोरस स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी पाइथागोरस ने अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाया और वही संगठन जहां महिलाएं छिपकर इनके भाषण सुनने जाया करती थीं उस नियम को तोड़कर, तो उस संगठन का नाम ही क्या रख दिया, पाइथागोरस स्कूल नाम रख दिया, जो कि प्रसिद्ध हुआ। उस संगठन के अपने कुछ विशेष नियम थे, जैसे संस्था की सभी वस्तुओं का समान अधिकार तथा सभी सदस्यों के दार्शनिक विचारों एवं मान्यताओं में समानता। सभी सदस्यों को शपथ लेने पड़ती थी कि वे अपनी गुप्त विद्या को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने व्यक्त ना करेंगे। उस संगठन का यह नियम भी था कि प्रत्येक खोज तथा आविष्कार को पाइथागोरस के नाम से जोड़ा जाएगा, ना कि अपने व्यक्तिगत नाम से जोड़ा जाए। जब वो स्कूल था उसके यही नियम बना दिए थे कि जब वहाँ की गुप्त जानकारी है वो किसी बाहर को ना दी जाए, गुप्त विद्या को, और जो भी वहाँ कोई खोज की जाए, आविष्कार किया जाए, उसका पाइथागोरस के नाम से ही जोड़ा जाए। इसलिए आज यह पता लगाना असंभव हुआ है, प्रतीत हुआ है कि कौन सी खोज स्वयं पाइथागोरस ने की और कौन सी शिष्यों ने की थी। अब हम गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस का योगदान जान लें कि इनका इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। आजकल पढ़ाई जाने वाली ज्यामिति ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड के एलिमेंट्स पर आधारित है। उसी ग्रंथ का 47वां प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आज हम उस पाइथागोरस प्रमेय का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। चाहे रीजनिंग हो, उसमें भी दिशा ज्ञान, कौन कितनी दूर पहुंचा है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, उसमें भी पाइथागोरस का प्रयोग किया जाता है। कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आधारित चौरस यानी रेक्टेंगुलर इस त्रिभुज के लंब और पाए पर आधारित चौरसों के योग के तुल्य होता है। उन्होंने इस तरीके से इस प्रमेय को लिखा था। इस प्रमेय के लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेंगे बाद में, पहले इनका जान लें कि और क्या योगदान रहा है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में यज्ञ आदि के लिए जो वेदी बनाई जाती थी, इसके निर्माण ज्यामितीय आकारों का निश्चित विधान था। यानी ज्यामितीय आकार की ही वेदी बनाई जाती। जैसे अब भी हवन, यज्ञ कुंड या जो भी होता है उसमें यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, वेदी जो बनाई जाती है, वो ज्यामितीय आकार की होती है। वह विधान हमें शल्व सूत्र ग्रंथों में मिलता है। शल्व यानी जो रस्सी के द्वारा जो बनाई जाती थी वेदी, उसको शल्व सूत्र नाम दिया था। इन ग्रंथों में भी पाइथागोरस के प्रमेय का उल्लेख मिला है। साथ ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का संबंध भी अन्य अनेक संबंधों सहित मिलता है। इससे यह भी पुष्टि होती है कि पाइथागोरस सचमुच भारत आया था और उसने भारत की प्राचीन ज्यामिति को सीखा था। तभी क्या है, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी, क्योंकि भारत में ही सबसे पहले वैदिक गणित का यानी वेदी बनाई जाती थी। इसके अलावा पाइथागोरस ने संख्या शास्त्र पर कार्य किया। उसने समस्त संख्याओं को सम और विषम अंक भागों में बांटा था। जो भी संख्याएं जितनी भी, उन्हें सम और विषम संख्याओं में बांटा। उसी से विषम संख्याओं का शुभ और सम संख्याओं को अशुभ मानने की एक प्रथा चल रही है। यानी सम संख्याओं को अशुभ और
विषम संख्याओं को शुभ मानने की एक प्रथा चल पड़ी है। संख्याओं के संबंध में कुछ और भी विचित्र मान्यताएं थीं, जैसे 1 का अंक का विचार, 2 तर्क का, 4 यानी 1 यदि अंक है वो विचार का था, 2 तर्क का था, 4 न्याय करने का था और 5 विवाह का 2 तक है। इसी प्रकार ज्यामिति में 1 का अंक बिंदु का है, 2 रेखा का है, 3 समतल का है और 4 ठोस का प्रतीक माना जाता है। ये प्रतीक मान करके किया जाता था। इन्हीं कुछ संख्याओं को त्रिभुज संख्या नाम दिया, जैसे 3, 6, 10 आदि त्रिभुज संख्याएं हैं। प्रथम 2 संख्याओं का योग 1 + 2 = 3 प्रथम त्रिभुज संख्या कहलाती है। प्रथम 3 संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 = 6 द्वितीय संख्या कहलाती है। और कौन सी दी थी फिर 10 को कैसे 1 + 2 + 3 + 4 इनको जोड़ा तो कितना हो गया 10। ये तीसरी त्रिभुज संख्या कहलाती है। पाइथागोरस ने गणित पाइथागोरस स्कूल से ही निकले शब्द हैं। इलिप्स और हाइपरबोला मिस्रवासियों को केवल 3 ठोस ज्ञान थे। कौन कौन से थे? क्यूब और यानी समचतुष्फलक, घन समचतुष्फलक और सम अष्टफलक। पाइथागोरस ने 2 समठोसों सम द्वादश फलक और विसंति फलक की खोज की है। वास्तव में पाइथागोरस और उसके द्वारा जो इस संस्थापित स्कूल की गणित शास्त्र को जो देन है उसका ग्रीक गणित में सर्वोच्च स्थान है और इसका ये आभार भी मानता है। पाइथागोरस की कई धारणाएं आधुनिक काल के गणित में पूर्ण रूप से विकसित हुई हैं। जैसे वो थी, उन्होंने दिया था सूत्र 3 का वर्ग + 4 का वर्ग 5 का वर्ग, जो कि आज के समय हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक मान लो बेदी बनाई जाती थी, इसमें क्या है, ये आधार है, इसे मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर और ये मान लिया कितना 4 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी मान लें। और ये वाला था कर्ण, ये माना कितना बताया था उन्होंने 5 का वर्ग। तो उन्होंने सूत्र दिया था कि आधार ये है 3 और ये क्या है लंब, यानी आधार और लंब इनके वर्गों का योग किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। कैसे? मान लो आधार कितना है हमारा, आधार दे रखा है 3 का वर्ग प्लस लंब कितना था 4, तो इसका वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी 3 का वर्ग कितना 5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25 और 25 कितना होता है 5 का वर्ग बराबर 25। तो ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। धन्यवाद।